आप सबने पोकेमॉन का वो एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें पहली बार जियोवानी के साथ म्यूटू दिखाई देता है। उस समय म्यूटू ने एक अजीब सा आर्मर पहना हुआ था और उसकी ताकत देखकर साफ पता चल रहा था कि टीम रॉकेट के पास कोई आम पोकेमॉन नहीं बल्कि एक चलता फिरता वेपन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि म्यूटू आखिर जियोवानी के पास आया कैसे? उसे वो आर्मर क्यों पहनाया गया था और आखिर में उस म्यूटू का क्या हुआ? आज की वीडियो में हम जियोवानी के म्यूटू की पूरी कहानी शुरुआत से आखिर तक जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कई साल पहले पोकेमॉन रिसर्चर्स को साउथ अमेरिका के घने जंगलों में एक बेहद पुराना फॉसिल मिला जिसके अंदर लेजेंडरी पोकेमॉन म्यू का जेनेटिक मटेरियल था। कुछ लोग इसे म्यू की आईलैश कहते हैं तो कुछ लोग इसे एक रेयर डीएनए सैंपल मानते हैं, लेकिन नतीजा दोनों ही बातों का एक ही था। इंसानों के हाथ में अब पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पोकेमॉन को क्लोन करने की चाबी आ चुकी थी और जैसे ही ये खबर सामने आई, इसकी भनक लगी टीम रॉकेट के मास्टरमाइंड बॉस जियोवानी को। जियोवानी, इसके इंट्रोडक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। ये वही आदमी है जिसे कभी टीम रॉकेट का बॉस तो कभी ऐश का फादर कहा। जियोवानी को हमेशा से दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन चाहिए था, एक ऐसा पोकेमॉन जो किसी चैंपियन, किसी लेजेंडरी या किसी भी रीजन के ट्रेनर से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन जियोवानी कोई साइंटिस्ट नहीं था, इसलिए उसने इस मिशन को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे जीनियस जेनेटिक साइंटिस्ट डॉक्टर फूजी को हायर किया। डॉक्टर फूजी ने ये प्रोजेक्ट जियोवानी के पैसों या पावर के लिए नहीं चुना था, बल्कि उनके इस फैसले के पीछे एक पर्सनल वजह थी। डॉक्टर फूजी की एक छोटी सी मासूम बेटी थी, एम्बर। एक भयानक हादसे में एम्बर की जान चली गई थी और एक बाप होने के नाते फूजी इस सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि अगर क्लोनिंग टेक्नोलॉजी काम कर गई तो वो अपनी बेटी को दोबारा जिंदा कर पाएंगे। यानी एक तरफ जियोवानी दुनिया पर राज करने के लिए एक अल्टीमेट वेपन बनाना चाहता था, तो दूसरी तरफ डॉक्टर फूजी सिर्फ अपनी मरी हुई बेटी की मुस्कान वापस देखना चाहते थे। दो अलग अलग इरादे, लेकिन प्रोजेक्ट एक ही था और यहीं से शुरू हुआ पोकेमॉन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट। टीम रॉकेट ने समुद्र के बीचों बीच एक बेहद सीक्रेट जगह चुनी जिसे न्यू आइलैंड कहा जाता था। ऊपर से देखने पर ये एक शांत और नॉर्मल आइलैंड लगता था, लेकिन इसके ठीक नीचे बनी थी एक हाईटेक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। यहीं पर साइंटिस्ट ने म्यू के डीएनए का इस्तेमाल करके एक नए पोकेमॉन का निर्माण शुरू किया और उसे नाम दिया गया म्यूटू। लेकिन उस लैब में सिर्फ म्यूटू अकेला नहीं बन रहा था। डॉक्टर फूजी ने अपनी बेटी का क्लोन भी वहीं तैयार किया जिसे दुनिया एम्बर 2 के नाम से जानती है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लोनिंग प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझने के लिए बुल्बासौर, चारमेंडर और स्क्वर्टल के भी क्लोन्स बनाए गए थे। जब म्यूटू पूरी तरह से इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ था और अपनी कांच की ट्यूब में था, तब उसकी कॉन्शियसनेस बाकी क्लोन्स से टेलीपैथी के जरिए जुड़ने लगी थी। उसी अंधेरे और खामोशी में उसकी मुलाकात हुई एम्बर 2 से। उन्होंने कभी एक दूसरे को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन वो मन ही मन एक दूसरे से बातें करते थे। एम्बर 2 उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताती थी, नीले आसमान के बारे में, विशाल समुद्र, बहती हवा, सच्ची दोस्ती और ढलते सूरज के बारे में। ये वो चीजें थीं जो म्यूटू ने कभी नहीं देखी थी और उसके लिए एम्बर 2 ही उसका पहला दोस्त बन गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त की क्लोन टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट नहीं थी कि उन सभी शरीरों को लंबे समय तक संभाल पाती। एक एक करके बुल्बासौर, चारमेंडर और स्क्वर्टल के क्लोन्स गायब होने लगे और आखिर में वो पल भी आ गया जब एम्बर 2 की शक्ति भी खत्म होने लगी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए एम्बर 2 ने म्यूटू से सिर्फ एक ही बात कही थी, रो मत म्यूटू, हम फिर मिलेंगे क्योंकि तुम तो जी रहे हो। और इतना कहते ही उसकी रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। जिस पोकेमॉन ने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पहली और इकलौती दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। एम्बर 2 को खोने से म्यूटू के अंदर ऐसा खालीपन भर गया जो कभी नहीं भर सका। साइंटिस्ट को डर लगने लगा कि अगर म्यूटू को ये सब याद रहा तो उसका दिमाग बेकाबू हो जाएगा और वो गुस्से में सब कुछ तबाह कर देगा। इसलिए उन्होंने तुरंत उसकी सारी मेमोरीज हमेशा के लिए इरेज कर दी। एम्बर, बाकी क्लोन्स और उनकी वो मीठी बातें, सब कुछ मिटा दिया गया। लेकिन वो चाहकर भी एक चीज डिलीट नहीं कर पाए और वो था म्यूटो के दिल के अंदर का वो अनजाना दर्द। उसे याद तो नहीं था कि वो रो क्यों रहा है, लेकिन उसे हर पल ये एहसास होता था कि उससे कुछ बहुत ही कीमती चीज छीन ली गई है और यही अधूरा दर्द धीरे धीरे एक भयंकर गुस्से में बदलने लगा। उसके मन में ये बात घर कर गई कि इंसान सिर्फ इस्तेमाल करना और बर्बाद करना जानते हैं। कई सालों की लगातार रिसर्च के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब म्यूटो पूरी तरह तैयार होकर अपनी ट्यूब से बाहर निकला। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके दिमाग में सिर्फ दो ही सवाल गूंज रहे थे, मैं कौन हूँ और
और मुझे यहाँ क्यों बनाया गया है। साइंटिस्ट उसे समझाने की कोशिश करने लगे कि वो एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन म्यूटो तो इंसानों के दिमाग को पल भर में पढ़ सकता था। जैसे जैसे वो साइंटिस्ट की नीयत को समझता गया, उसका गुस्सा बेकाबू होता चला गया। उसने अपनी भयंकर साइकिक एनर्जी पूरी ताकत से रिलीज कर दी। कुछ ही सेकंड्स में पूरी अंडरग्राउंड लैब कांपने लगी, भारी भरकम मशीनें हवा में उछलने लगीं और दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। डॉक्टर फूजी भी उसे रोकने में नाकाम रहे और देखते ही देखते न्यू आइलैंड की वो पूरी लैब जलकर राख हो गई। म्यूटू अब आजाद था, लेकिन उसकी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर अब उसके सामने आने वाला था। लैब के खंडहरों के बीच जब धुआं उड़ रहा था, तभी आसमान से एक ब्लैक हेलीकॉप्टर उतरता है, जिसमें से बाहर आता है टीम रॉकेट का बॉस जियोवानी। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद इस खूंखार पोकेमॉन को देखकर डर जाता या उस पर हमला करवा देता, लेकिन जियोवानी एक मास्टरमाइंड था। वो जानता था कि ताकत से म्यूटू को हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने सीधे दिमाग से खेल खेला। उसने म्यूटू की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी ताकत तो बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हें इसे कंट्रोल करना और सही इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी असली पावर तक पहुंचाऊंगा। म्यूटू को पहली बार लगा कि शायद कोई इंसान उसे एक जीव समझ रहा है और उसकी काबिलियत की कद्र कर रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जियोवानी म्यूटू को अपने साथ ले गया और उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिकल आर्मर तैयार करवाया। बाहर से देखने पर ये आर्मर बेहद फ्यूचरिस्टिक और पावरफुल लगता था, जैसे ये म्यूटू को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। ये आर्मर असल में एक पावर लिमिटर था। इसका असली मकसद म्यूटू की भयंकर साइकिक एनर्जी को दबा कर रखना था, ताकि अगर वो कभी जियोवानी के खिलाफ भी हो जाए तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही ना कर सके। यानी जियोवानी उसे पावरफुल नहीं बना रहा था, बल्कि उसे धीरे धीरे अपना गुलाम बना रहा था। और मासूम म्यूटू इस कड़वे सच से बिल्कुल अनजान था। इसके बाद शुरू हुआ म्यूटू का टीम रॉकेट वाला अंधेरा दौर। जियोवानी जहाँ भी जाता, म्यूटू उसका सबसे बड़ा ढाल और हथियार बनकर खड़ा रहता। चाहे रेयर पोकेमॉन को छीनना हो, दुश्मनों के बेस को तबाह करना हो, या टीम रॉकेट के सीक्रेट मिशंस को अंजाम देना हो, म्यूटू अकेला ही काफी था। लेकिन उसका सबसे रहस्यमय इस्तेमाल हुआ विरिडियन जिम के अंदर। एनिमे में जब भी कोई बेखबर ट्रेनर विरिडियन जिम का बैच जीतने आता, उसे अंदाजा भी नहीं होता था कि जिम लीडर जियोवानी के पीछे पर्दे में एक साया खड़ा है। म्यूटू अपनी बस एक उंगली के इशारे से किसी भी ताकतवर पोकेमॉन को पल भर में बेहोश कर देता था, और हारने वाले ट्रेनर्स को कभी समझ ही नहीं आता था कि उन पर हमला किसने किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, म्यूटू का सवाल और भी गहरा होता गया कि आखिर मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। एक दिन जब वो जियोवानी के साथ अकेला था, तो उसने सीधे जियोवानी से पूछ लिया, तुम मुझे क्या समझते हो? म्यूटू को लगा था कि जियोवानी शायद कहेगा, तुम मेरे पार्टनर हो, हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन जियोवानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद ठंडी आवाज में कहा, पार्टनर, तुम कोई मेरे पार्टनर नहीं हो, तुम सिर्फ एक वेपन हो जिसे इंसानों के काम आने के लिए बनाया गया है। ये शब्द सुनते ही म्यूटू की दुनिया जैसे बिखर गई। जिस इंसान पर उसने पहली बार भरोसा किया था, वो भी उसे सिर्फ एक औजार समझ रहा था। उसके दिल के अंदर छिपा हुआ बरसों पुराना दर्द और धोखा एक ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। अगले ही पल म्यूटू की साइकिक एनर्जी का ऐसा विस्फोट हुआ कि उसका भारी भरकम आर्मर एक झटके में चकनाचूर होकर गिर पड़ा। टीम रॉकेट का पूरा हेडक्वार्टर धमाकों से हिल गया, मशीनें जलने लगी और जियोवानी अपनी जान बचाते हुए पहली बार सच में कांप उठा। लेकिन म्यूटू उसे जान से मारने के लिए नहीं रुका, क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान सिर्फ स्वार्थी होते हैं और दूसरों का इस्तेमाल करना जानते हैं। वो वहाँ से उड़कर सीधे वापस उसी न्यू आइलैंड चला गया जहाँ उसका जन्म हुआ था। वहाँ पहुँचकर उसने एक ऐसा बदला लेने का प्लान बनाया जो पूरी इंसानी नस्ल का नामो निशान मिटा सकता था, और यही वो मोड़ था जहाँ से पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी की आइकॉनिक कहानी शुरू होती है। न्यू आइलैंड पर हुई भयंकर लड़ाई और ऐश के उस ऐतिहासिक बलिदान के बाद म्यू और ऐश की वजह से म्यूटू का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसे समझ आ चुका था कि जन्म कैसे भी हुआ हो, जिंदगी का असली मकसद खुद के फैसलों से तय होता है और हर इंसान बुरा नहीं होता। लेकिन फिर भी वो इंसानों की दुनिया से दूर अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहता था। इसलिए वो अपने सभी क्लोन पोकेमॉन दोस्तों को लेकर जोटो रीजन के बेहद शांत और खूबसूरत पहाड़ माउंट क्वेना की एक सीक्रेट लेक के पास चला गया। वहाँ कोई इंसान कदम नहीं रख सकता था और म्यूटू खुद उन मासूम क्लोन्स का रक्षक बनकर रहने लगा। अब उसका मकसद नफरत या बदला नहीं, बल्कि सिर्फ अपने परिवार की हिफाजत करना था। लेकिन टीम रॉकेट का बॉस जियोवानी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सालों तक
खोज करने के बाद आखिर उसे म्यूटू का वो छिपा हुआ ठिकाना मिल ही गया। इस बार जियोवानी अकेली तैयारी से नहीं आया था, बल्कि उसके पास हाईटेक हेलीकॉप्टर्स, कैप्चर डिवाइसेस और साइकिक एनर्जी को फ्रीज करने वाले वेपन्स थे। जियोवानी जानता था कि वो म्यूटू को सीधी टक्कर में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने फिर से एक नीच चाल चली। उसने म्यूटू को धमकी दी, अगर तुमने खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम्हारी इस लेक और तुम्हारे सारे क्लोन दोस्तों को यहीं हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बिना एक पल की भी देरी किए म्यूटू ने अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला किया और चुपचाप कैप्चर फील्ड के अंदर कदम रख दिया। जो पोकेमॉन कभी सिर्फ गुस्से से भरा था, आज वो प्यार और कुर्बानी की मिसाल बन चुका था। लेकिन जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ ऐश के चम खड़ा होता है। ऐश ने जब अपने दोस्त म्यूटू को मुसीबत में देखा तो उसने टीम रॉकेट की मशीनों पर धावा बोल दिया। भयंकर अफरा तफरी मच गई और ऐश ने अपनी जान जोखिम में डालकर म्यूटू को उस कैप्चर मशीन से आजाद करा लिया। आजाद होते ही म्यूटू ने समझ लिया कि जब तक जियोवानी को उसकी याद रहेगी वो बार बार उसके परिवार का शिकार करने आता रहेगा। इसलिए म्यूटू ने अपनी सबसे पावरफुल साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल किया और जियोवानी समेत वहां मौजूद टीम रॉकेट के हर एक सिपाही की यादों से उस पूरे हादसे, माउंट क्वेना और अपनी मौजूदगी के निशान को हमेशा के लिए मिटा दिया। जब सबको होश आया तो किसी को कुछ याद नहीं था और इस तरह म्यूटू ने अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए सेफ कर दिया। कई लोग सोचते हैं कि म्यूटू का सफर वहीं खत्म हो गया, लेकिन असलियत ये है कि पोकेमॉन जर्नीज में म्यूटू एक बार फिर सेरो आइलैंड पर दिखाई देता है। अब वो सिर्फ अपने क्लोन्स का ही नहीं बल्कि उन सभी पोकेमॉन का रक्षक बन चुका है जिन्हें इंसानों ने धोखा दिया, छोड़ दिया या सताया था। जो पोकेमॉन कभी नफरत और अकेलेपन की आग में जल रहा था, आज वही बेबस और अनाथ पोकेमॉन का सबसे बड़ा मसीहा बन चुका है। और इसी वजह से म्यूटू का ये सफर पोकेमॉन एनिमे की सबसे इमोशनल और यादगार कहानियों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।